हेलो एवरीवन। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें सारे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को हम कवर करने वाले हैं, राइट फ्रॉम 1972 से लेके लेटेस्ट जो कॉप हुआ था, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंसानों को ये चीज़ कब अवेयरनेस में आई, कब पता चला कि हमें हमारे क्लाइमेट को बचाना है? व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट वाज फर्स्ट इन 1972। 1972 में पहली बार ये हमें एक एहसास हुआ कि वी नीड टू सेव अवर क्लाइमेट। इसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्वीडन की कैपिटल है। यहां पे कुछ एलाइड क्लब्स आए थे। द एलाइड क्लब्स वर क्लब ऑफ रोम एंड सीरिया क्लब। दे क्रिएटेड अवेयरनेस कि अब हमें क्लाइमेट को बचाना पड़ेगा। वी नीड टू कंजर्व अवर क्लाइमेट। ठीक है, इनने इस एक स्टेटमेंट दिया था क्लब ऑफ रोम ने, देर इज नो ब्लाइंड अपोजिशन टू डेवलपमेंट बट अपोजिशन टू ब्लाइंड डेवलपमेंट। मतलब आप डेवलप कीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो अंधाधुंध डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर हो रहा है उससे हमें तो बहुत दिक्कत है। फिर सीरिया क्लब ने बोला था द अर्थ इज लाइक अ स्पेसशिप where there is no external supply of resources, so we should use our resources very very judiciously. हमारे अर्थ में स्पेसशिप बाहर से कोई रिसोर्सेज दे नहीं रहा, सो वी शुड यूज अवर रिसोर्सेज जुडिशियसली। इसी के प्रेशर में आके 1975 5 जून 1975 फर्स्ट टाइम यूएन के एम्बिट में बना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे थे? नायरोबी, केन्या। ओके, जिसमें हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। यूएनईपी बना इकलौता यूएन का ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स आपके केनिया में देखने को मिलेंगे। ओके, आफ्टर दैट ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है, 1975 में, ओके, इन 1975 1985 आई मीन टू से, ठीक है, एक कमीशन आया था, ब्रुटलैंड कमीशन। इट वाज गिवन बाय पीएम ऑफ नॉर्वे। ठीक है, एक रिपोर्ट थी, इसमें नॉर्वे के पीएम ने एक रिपोर्ट, ब्रुटलैंड कमीशन बैठाया गया था एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, एक रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट का टाइटल क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर। द टाइटल ऑफ रिपोर्ट वाज अवर कॉमन फ्यूचर। मतलब सारे वर्ल्ड को साथ में आना चाहिए टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के बाद ओके 1985 में एक और मेजर इवेंट हुआ, वियना कन्वेंशन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इट वॉज रिलेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब कन्वेंशन एक ब्रॉडर एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर की रूल बुक बनती है प्रोटोकॉल में, तो इसी के फॉलो अप में रूल बुक बनी। इस रूल बुक का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, कनाडा की सिटी है। इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमीन, ओके, CCl4, क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाले जितने भी कंपोनेंट्स थे, उनको धीरे धीरे मैनर पे फेज आउट करना। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? पॉल्यूशन। विल रीड अबाउट देम इन डिटेल इन हमारे अपकमिंग चैप्टर पॉल्यूशन में। बात समझ में आई? ठीक है, नो, ये चीज हुई 1987। ओके, 1987। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे ऑल्सो शो यू द टाइमलाइन। ओके, ब्रुटलैंड कमीशन आया था 1987 में। या सॉरी, एक छोटा सा करेक्शन है, ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में आया था। ब्रुटलैंड कमीशन केम इन 1987। अब इसके बाद 1988, व्हाट हैपेंड इन 1988? आई विल जस्ट इरेज इट। 1988 बना आईपीसीसी।
आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, ये दूसरों के रिसर्च से एक एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसको बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट दिया गया है। ये बताता है कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का स्टेटस क्या है, कौन सी कंट्री कैसे कितने थ्रेट में है, और इनने इंडिया के ऊपर भी स्पेशल बात की है। ओके, जो कि हम आगे अपने लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, WMO प्लस UNEP ने मिलके इसे बनाया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये देखो छोटी मोटी चीजें हो रही थी, नेक्स्ट मेजर चीज कहां, एक बहुत कॉन्क्रीट एंड मेजर स्टेप लिया गया कहां पे, 1992 रियो अर्थ समिट। अब क्या हो गया था कि धीरे से, अब देखो एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा हो रहा था रिसोर्सेस का कि लोगों को लगा कि भाई अब वो समय आ चुका है कि हमें अब धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, मतलब डेवलपमेंट करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, एंड ऑल्सो मेंटेन इंटरजेनरेशनल इक्विटी। Okay, we need to maintain the intergenerational equity as well so that we could preserve the resources for our future generation. तो रियो अर्थ समिट को हम एजेंडा 21 भी बोलते हैं क्योंकि अब 21st सेंचुरी में जा रहे थे, और ये किसके अंडर कन्वीन किया गया था, UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक पहला समिट करवाया गया था जिसको रियो अर्थ समिट या फिर अर्थ समिट भी बोलते हैं, ब्राजील की सिटी रियो डी जेनेरियो में। ओके, इट वाज कंडक्टेड इन द सिटी ऑफ ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। अब हुआ ये, इसमें इससे 3 मेजर आउटकम्स निकल के आए। एक था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, पहला आउटकम था इसका। इसका मेन काम क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को, वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना। कैसे, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, जो अर्थ से निकलने वाले रेडिएशंस को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको खत्म करना। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हम देखेंगे। इसके अंदर जो मीटिंग ऑफ पार्टीज होती थी, इसको हम बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर साल यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स, सारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलेंगे और डिसाइड करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे करके बचाना है। कॉप 1 हुआ था 1994 बर्लिन में। हमें देखना है कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। कॉप 21 पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। अब जो रीसेंट कॉप अबू धाबी में हुए थे, यूएई में हुए थे, इजिप्ट में हुए थे, पंचामित्र टारगेट जो कि 2025 मेंस में क्वेश्चन आया था, इन रेलेवेंट कॉप को देखेंगे। सेकेंड आउटकम निकल के आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जो हम डिटेल में देख चुके हैं कहां पे, इन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने देखी थी, नगोया प्रोटोकॉल, इसके पहले कार्टजेना प्रोटोकॉल था, हैदराबाद प्लेज एंड क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में वी हैव सीन इन द बायोडाइवर्सिटी। एंड तीसरी चीज भी हमने बायोडाइवर्सिटी में देखी थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स के एक्सपेंशन को। क्लाइमेट चेंज में हम मुद्दा मेन बात इसके ऊपर करेंगे, और मल्टीपल जो आने वाले कॉन्फ्रेंसेस आएंगे इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रियो अर्थ समिट। ओके, अब एक चीज याद रखना, रियो अर्थ समिट को हर 10 साल में रिव्यू किया गया। हर 10 साल के रिव्यू में इसको क्या बोला जाता था, रियो +10, जो कि आपके साउथ अफ्रीका की सिटी जोहानिसबर्ग में हुआ था, और रियो +20 जो कि खुद रियो में हुआ था। भाई ऐसा नहीं कि मतलब जो कॉन्फ्रेंस कर लिया, 3 चीजें निकल के आ गई मेजर, और इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की गई। अब और भी चीजें निकल के आई थी जिसके बारे में हम देखेंगे, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फॉर फॉरेस्ट क्लाइमेट इकोसिस्टम, लॉट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक एक करके हम सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे।
ठीक है, विल टॉक ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। या दिस इज अर्थ समिट। ओके, देखो 3 और एजेंडा 21, ठीक है, दिस इज रियो अर्थ समिट 1992 वाले जो हमने बात की थी। एजेंडा 21 इसमें निकल के आया था। व्हाट वाज एजेंडा 21? एजेंडा 21 ये था, ठीक है, कि इसका मोटिव क्या था कि भाई डेवलपमेंट को हमें इन्वायरमेंट के लिमिट के अंदर करना है। और इसमें एक चीज याद रखना, एक कमीशन बैठी थी, इस कमीशन को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कमीशन बैठा था, याद रखना। इसके अंदर जो अभी मैंने डिस्कस की, कौन कौन सी चीजें डिस्कस की एजेंडा 21 के अंदर, ये चीजें निकल के आई थी। इसके बारे में कॉप 1 कॉप 3 इन सब के बारे में अपन डिटेल में अभी बात करने वाले हैं, बस 5 मिनट के अंदर। ओके, अब एक और चीज निकल के आई थी, द फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये नॉन लीगली बाइंडिंग था। मोटिव क्या था? फॉरेस्ट के कंजर्वेशन। ये भी एजेंडा 21 रियो अर्थ समिट में निकल के आया था। इसके ऊपर भी पीवाईक्यू आ चुका है। लीगली बाइंडिंग इनमें से बहुत ही कम चीजें होती है। ओके, सीबीडी और यूएनएफ ट्रिपल सी जो हमने चार्ट में देखा था अभी। ओके, ऑलराइट। अब देखिए रियो प्लस 10, 10 साल के बाद 1992 के बाद 2002 में रियो अर्थ समिट का एक तरीके से वापस से रीअसेसमेंट हुआ जोहानिसबर्ग में। ओके, तो अब देखो यहां पे क्या चीज निकल के आई थी। मेजर क्या था? द वर्ल्ड वाइड कंडीशंस दैट पोज सीवियर थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। ऑलराइट, अब इसमें क्या निकल के आया, क्या अडॉप्ट किया गया था? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना, वहां पे क्या था? यूएन 1992 रियो अर्थ समिट में यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो प्लस 10 जोहानिसबर्ग में देयर वाज वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूपीएससी ऐसे टर्म्स में कई बार आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, मेनी टाइम इट कंफ्यूजेस ऑन दीस टर्म्स। ओके, अब रियो प्लस 12 प्लस 20, ये भी आपका रियो डी जनवरी में हुआ था। यहां पे क्या चीज निकल के आई थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखना, 1992 में कमीशन, 2002 जोहानिसबर्ग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, और यहां पे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में रियो प्लस 20 में। ठीक है, मोटिव क्या था? पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेस न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गैप्स। मतलब कि जिस कंट्री का पर्टिकुलर टारगेट है वो अपने गैप को ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल बैकवर्डनेस नहीं कर पा रहे, उसको करना है। और यहीं पे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन साइन हुआ था इसके फॉलोअप में। एंड जो हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन यहीं से निकला था, जो 2030 तक हमें अचीव करना है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये ठीक है, दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एंड पॉवर्टी, जीरो हंगर। आई शेयर द पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल, सिविल सोल्जर के चैनल पे पीडीएफ शेयर रहेगा, तो आप उसमें यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। प्री में हालांकि कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करेंगे कॉप 3। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर याद करो अपन ने कॉप देखे थे, वी हैव सीन दिस कॉप। फर्स्ट कॉप बस आपको इतना याद रखना है कि ये बर्लिन में हुआ था। थर्ड कॉप वाज क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल कॉप 3। अब दिसंबर 1997 में साइन किया गया था। इनने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया। व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस? मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोरीन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 6 गैसेस। अब बोला गया कि कंट्रीज को आपको धीरे धीरे इन गैसेस के एमिशन को कम करना है। ठीक है, कैसे कम करना है? या तो आप रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, विंड में जाओ, या फिर आप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लेके आओ, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। ऐसे बेड एंड टेक्नोलॉजीज लेके आइए, इन गैसेस के एमिशन को धीरे धीरे कम करना है। तो क्या ये टारगेट डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन के लिए सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। कैसे सेम नहीं होगा, इस चीजों को अपन देखते हैं। इन गैसेस के नाम याद रखने, दे हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। याद रखना, कहीं पे भी अगर टर्म फ्लोरीन आ जाता है, if in any condition there is a term fluorine,
तो यार समझ जाना, बहुत अच्छे से समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं किसकी, ओके, ग्रीन हाउस गैसेस की। और कहीं पे भी टर्म क्लोरीन और ब्रोमीन आता है तो समझ जाना कि ये ओजोन डिप्लीटिंग, ये ओजोन लेयर पे छेद करता है, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज देखना, 3 पार्टीज थी, आई विल एक्सप्लेन हियर, यहाँ पे बेटर समझ में आएगा लिख के अगर बताऊंगा तो। कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, एनेक्स 1, एनेक्स 2, नॉन एनेक्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अलग अलग कैटेगरीज में कंट्रीज वर डिवाइडेड, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू। एनेक्स 1 में आपकी कौन सी कंट्रीज थी, ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस थे, ठीक है। एनेक्स 1 मोस्टली डेवलप्ड नेशंस वर देयर, ओके, 49 48 कुछ कंट्रीज थी, okay. The countries among the developed nations referred to as Annex 1 countries who have accepted the greenhouse gas reduction obligation and must submit an annual greenhouse gas inventory। मतलब बोलना ये चाह रहा है सिंपल शब्दों में, ये वो कंट्रीज है एनेक्स 1 में, वो कंट्रीज है जो कि डेवलप्ड नेशंस में आती है और जिनने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ईयर बाय ईयर हम इन 6 ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को एक एक करके कम करेंगे और हर साल में हम अब इसका एक रिपोर्ट रिलीज करेंगे कि भाई हमने इतनी इतनी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया है, ठीक है। दिस मच ग्रीन हाउस गैस एमिशन वी हैव रिड्यूस्ड। अब एनेक्स 1 के ही कुछ कंट्रीज में से जो सुपर डेवलप्ड नेशंस थे, मतलब देखो ये एनेक्स 1 है, एनेक्स 1 के अंदर ही कुछ सुपर डेवलप्ड नेशंस हैं, एनेक्स 2, ठीक है। इन जो सुपर डेवलप्ड नेशंस को एनेक्स 2 में रखा गया, ये देखिए, Annex 2 parties consist of members of OECD. Okay, members of OECD. OECD एक डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑफ एनेक्स 1, एनेक्स 1 के जो OECD के मेंबर्स होंगे इनफॉर्मल इकोनॉमिक ग्रुप है, बट नॉट इन इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जो नेशंस डेवलपिंग से डेवलप होने वाले हैं, एडवांस नेशंस, ठीक है। अब ये जो सुपर डेवलप्ड नेशंस होंगे, समझना मेरी बात को, इनका काम मैं इसको दे रहा हूं सुपर डेवलप्ड, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन तो होगा ही अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करो, बट साथ ही साथ देखो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने का ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी एनेक्स 1 एनेक्स 2 दोनों की है, बट एनेक्स 2 की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इनको नॉन एनेक्स नेशन जिसमें डेवलपिंग नेशंस आते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान, डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट भी देना है ताकि ये अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के साथ साथ ये जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इनको दे रहे हैं, इसके थ्रू जो डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया ब्राजील ये लोग हैं, ये भी अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सके, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। और इसी चीज के लिए कि एनेक्स 2 नेशंस डेवलपिंग नेशन को पैसा देगी, उसके लिए एक फंड बनाया गया था। द नेम ऑफ द फंड वाज एडेप्टेशन फंड। द नेम ऑफ द फंड वाज एडेप्टेशन फंड। क्या यहां तक मुद्दा क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? अब सवाल है कि डेवलप नेशंस क्यों देंगे डेवलपिंग नेशन को पैसा? भाई आज के डेट में जो हालत खराब है क्लाइमेट की, वो किसके कारण है? डेवलप नेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं, ब्रिटेन यूएस इन सब जगह आया था। कोल जलाना हमने नहीं, इनने स्टार्ट किया था। तो क्या यहां तक मुद्दा समझ में आ रहा है? क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही है तो अपन आगे देखते हैं। एडेप्टेशन फंड देख लिया। डेवलपिंग नेशन के ऊपर कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को इनको कम करना है। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन किस पे? एनेक्स 1 एनेक्स 2 पे होगा। इसी चक्कर में यूएसए ने इसको साइन ही नहीं किया, ठीक है। एलडीसी तो ये बेचारे गरीब अफ्रीका के नेशंस हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज का ग्रुप का डिवीजन हो गया। अब इसमें कुछ कुछ मैकेनिज्म्स थे। कौन कौन से मैकेनिज्म्स थे इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। द फर्स्ट मैकेनिज्म वाज, यहां पे मैं लिख रहा हूं
जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि NX1 एंड NX2 कंट्रीज, दोनों ही डेवलप नेशन की कंट्रीज क्या करेगी, आपस में कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करेगी। दे विल कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ ईच अदर, ताकि आपस में ऐसे टेक्नोलॉजी फाइनेंस शेयर करेगी कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जिसके थ्रू ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैसेस आइडेंटिफाई किए गए थे उसका एमिशन रिड्यूस किया जा सके, सो दैट देयर एमिशन कुड बी रिड्यूस्ड। बात समझ में? ये हो गया आपका जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। काफी बार पूछता है एग्जाम में, मैनी टाइम्स दे आस्क इन द एग्जामिनेशन। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा मैकेनिज्म है इसमें जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा मैकेनिज्म है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM में क्या रहेगा, ऐसे NX2 नेशन, जो सुपर डेवलप नेशन, जो OECD के मेंबर्स हैं, उन नेशंस को ये ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा कि ये नॉन NX नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस और या फिर ज्यादातर टेक्नोलॉजी दे, उनकी मदद करे, ताकि ये भी अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सके। वी कॉल इट एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एंड जो तीसरा मैकेनिज्म है इसमें, वी कॉल इट एज कार्बन ट्रेड। कार्बन ट्रेड या फिर एमिशन ट्रेडिंग, वी कॉल इट एज कार्बन ट्रेडिंग या फिर एमिशन ट्रेडिंग। अब कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है, आई विल गिव एन एग्जांपल। एक NX2 कंट्री है, एग्जांपल फ्रांस, डेवलप नेशन, और एक नॉन NX कंट्री है, लेट्स से इंडिया। UNFCCC क्या कर देगा, इन लोगों को हर साल का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का कोटा दे देगा। ठीक है, अब सारी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल कैसे करके मेजर होता है। अब व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर, सुनना। फॉर एग्जांपल इंडिया को दिया इनने एक साल का 100 यूनिट, फ्रांस को दिया उन्होंने एक साल का 150 यूनिट्स। ठीक है, अब 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन सर्टिफिकेट, जो 1 मेट्रिक टन CO2 के एमिशन के बराबर है। पर अभी अपन यूनिट में समझते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इमेजिन करो कि एक्चुअली फ्रांस तो भाई डेवलप कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, इनने कर दिया 154 यूनिट्स एमिट, इंडिया ने किया सिर्फ और सिर्फ 96 यूनिट्स एमिट। ठीक है, तो जो NX2 डेवलप्ड नेशन रहेगा उसके ऊपर बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इसने अपना कोटा 4 से एक्सीड कर दिया, तो इसको 4 यूनिट्स ऑफ कार्बन सर्टिफिकेट खरीदने होंगे किसी दूसरे कंट्री से, चाहे वो NX1 हो, NX2 हो या फिर नॉन NX हो। तो ये आएगा फ्रांस, इंडिया के पास आएगा, इंडिया से बोलेगा भाई तुम्हारे पास तो अभी इतना बचा हुआ है, तो तुम एक काम करो, ये 4 यूनिट्स हमें सेल कर दो और इसके बदले हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो ये हो जाती है कार्बन ट्रेडिंग। इंडिया के जो बचे हुए कोटे थे 4 सर्टिफिकेट, मतलब 4 कार्बन सर्टिफिकेट का मतलब 4 मेट्रिक टन एमिशन ऑफ CO2 का कोटा फ्रांस को दे दिया। अब फ्रांस UNFCCC को बोलेगा भैया जी हम भले खुद कम नहीं कर पाए, पर आप देखो हमने ये कार्बन सर्टिफिकेट खरीद लिया और डेवलप नेशंस इंडिया को पैसा दे दिया। बट अगर यही चीज इंडिया के साथ हुई होती थी कि इंडिया ने अगर 105 यूनिट एमिट किया होता, समझना, तो इंडिया के ऊपर कोई भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है कि इंडिया को ये कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने होंगे। मतलब दिस ट्रीटी इज बाइंडिंग फॉर डेवलप नेशंस, नॉट बाइंडिंग फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो ऑब्वियसली डेवलप नेशंस इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी और वो एडेप्टेशन फंड में पैसा बिल्कुल भी देना नहीं चाहती थी। बात समझ में? ओके, बट इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देखो। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे कार्बन सर्टिफिकेट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री खरीद रहे हैं सिर्फ, और वो भी पैसे के बदले, बट नो स्टेप इज बीइंग टेकन कि ओवरऑल
CO2 के एमिशन को कम किया जा सके, ओवरऑल CO2 के एमिशन को कम किया जा सके। ऐसा कहीं पे किसी भी टाइप का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। क्या यहां तक मुद्दा समझ में आया क्योटो प्रोटोकॉल का? यही क्योटो प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। दिस वाज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। देखो इंटरनेशनल ये सारी चीज अपन ने देखी, ओके ऑलराइट। अब 2022 मेंस में क्वेश्चन आया था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के 25 साल पूरे हो गए थे। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन एंड इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ये तीनों मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करके आपको जो जो चीजें समझाई है एज इट इज डायरेक्टली आपको लिखनी है। अब इसके बीच में COP10 हुआ कैंकम में, जहां पे ग्रीन क्लाइमेट फंड आया। ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्या मोटिव था कि डेवलपिंग नेशंस को पैसा देगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपनी लड़ाई जारी रख सके, और बोलते हैं कि एक तरीके से फ्यूचर में डेवलपिंग नेशंस भी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। अब यहां पे दो टर्म आते हैं, जब भी डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन को पैसा देता है, ओके, व्हेनेवर डेवलप्ड नेशन पेज टू द डेवलपिंग नेशन, कुछ कुछ चीजें हमें खास ध्यान रखनी है इसमें। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर? एक तरीके से पैसा आता है मिटिगेशन के लिए, और दूसरा पैसा आता है अडेप्टेशन के लिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है? जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड इसी चीज के लिए, मिटिगेशन मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म पैसा देना कि ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सके। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी देना, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी देना, न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी देना। डेवलप नेशंस इसमें पैसा नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि इसमें दे हैव टू गिव टेक्नोलॉजी एज वेल। तो इसके वजह से IPR के इश्यूज आ जाते हैं, जैसे पेटेंटिंग वगैरह इन सब के इश्यूज। वो कभी भी डेवलपिंग नेशन को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती। हाँ, बट शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन की, भाई क्लाइमेट चेंज एकदम से बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु में लोग डूबने लग गए तो ये पैसा दे देगी कि भाई ठीक है, इनको राशन देने के लिए कुछ टाइम के लिए नौकरी, सब्सिडीज वगैरह दे देगी। शॉर्ट टर्म के लिए एडेप्टेशन के लिए पैसा देती है, बट लॉन्ग टर्म मिटिगेशन के लिए दे नेवर गिव पैसा। इसका इंडिया सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म करती है कि भाई एक तो आप लोगों ने क्लाइमेट की पूरी तरीके से बैंड बजा के रखी है, ओके, अब आप फिर पैसा भी नहीं देना चाह रहे। पैसा इन द सेंस पैसा दे रहे हो बट टेक्नोलॉजी नहीं, और पैसा जो दे रहे हो वो भी इनसफिशिएंट है, ओके। अब ये सारी चीजों की बातें जब खत्म होगी, इनको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन निकला था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। क्या है जी पेरिस एग्रीमेंट? इसके बारे में हम बात करते हैं, कुछ कुछ चीजें। अब पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोलेगी, देखो ये चीजें जो रिटर्न है वो तो सब मैं बता दूंगा आपको, एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन टू यू। पेरिस एग्रीमेंट में क्या था पहले मैं समझा देता हूँ, पेरिस एग्रीमेंट क्या है। क्या पेरिस एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्योटो प्रोटोकॉल की क्या थी कि बाइंडिंग डेवलप नेशंस के ऊपर था और डेवलपिंग की कोई लायबिलिटी नहीं थी। ये नॉन बाइंडिंग दोनों के लिए रखा गया, बट दोनों को बोला गया कि डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन साथ में लड़ाई करेंगे टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये अकेले ना ही डेवलप नेशन की लड़ाई है ना ही डेवलपिंग नेशन की इकलौती लड़ाई है। तो इसके लिए जो ठीक है एक टर्म निकाला गया, कंबाइंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब डेवलप नेशंस ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा स्टेप्स लेंगे, बट डेवलपिंग नेशन भी अपने हैसियत के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसमें ये बोला गया, ठीक है, CBDR की बात की गई सबसे पहले। दूसरी बात रखी गई पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि जो गंदगी करेगा वही इसी चीज का भुगतान करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। तीसरी चीज, हर कंट्री को बोला गया कि कंबाइंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यू हैव टू गिव INDC 2025 मीन्स का सवाल, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये होगा कि हर कंट्री को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बताना पड़ेगा कि इस टाइम तक मैं इतने रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को डेवलप करूंगा। अब वैसे हमें इंडिया का INDC देखना है,
इंडिया ने क्या बोला कि 2022 तक हम 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, किसके थ्रू? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। अब इन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या बोला इंडिया ने? आउट ऑफ 175, 100 हमारा सोलर के थ्रू रहेगा, इन 100 में से भी 40 रूफ टॉप सोलर रहेगा। बेस्ट एग्जांपल प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, आपके घर पे सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडीज देती है। दीज आर द एग्जांपल्स। बात समझ में आई? 60 विंड एनर्जी, विंड मिल्स, 10 बायोगैस, ठीक है, बायोमास, बायोफ्यूल्स, इसमें एक्चुअली बायोफ्यूल्स आएगा, गैस नहीं। जो हम बोल रहे हैं ना इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, आगे सब चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो इंडिया 2025 के एंड में, जिसमें अपना टारगेट को प्रीपोन कर दिया था, वो बोला था कि हम 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, जिसपे अभी हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया है G20 समिट में। बात समझ में आ रही है? हमेशा देखना जब, और 10 क्या था और 5 क्या है? माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। बड़े बड़े डैम्स नहीं, जो छोटे छोटे चेक डैम्स होते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में झरने में टरबाइन घुमा के जो इलेक्ट्रिसिटी, वो 5 उससे बनाएंगे, टोटल 175। बात समझ में आई? हम हमेशा बात करते हैं कार्बन जस्टिस, मोदी जी के आपने स्पीच में देखा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन जस्टिस? कार्बन जस्टिस का मतलब ये होता है कि भाई, आप जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया गया है, भाई आज के डेट में क्लाइमेट की ऐसी हालत क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेवलप नेशंस। तो डेवलप नेशंस के हिस्टोरिकल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए ये डेवलप नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो ज्यादा फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपिंग नेशन को दे। जैसे कि अफ्रीका का बुरुंदी, युगांडा नेशन, उनकी उनकी क्या गलती है? बट सबसे ज्यादा इल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का इन बेचारों को ही भुगतना पड़ता है। और पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि 2030 तक हम 33 to 35% ऑफ ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे ऑफ 2005 लेवल, जिसको अभी अपग्रेड करके 45% कर दिया गया। मतलब 2005 में इंडिया में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती थी, 2030 तक जो 2005 के लेवल के ग्रीन हाउस गैसेस है, उसका हम 30 to ऑलमोस्ट 1/3 कम कर देंगे। प्लस ये चीज बोली कि 33% ऑफ लैंड एरिया में फॉरेस्ट कवर लेके आएंगे हम। 33% ऑफ लैंड एरिया में फॉरेस्ट कवर लेके आएंगे। अभी इंडिया में 24-25% के अराउंड है बाय 2030। ये टारगेट्स पंचामृत में सब अपग्रेड हो गए थे। ऑल दीज टारगेट्स वर अपग्रेडेड इन पंचामृत। पंचामृत बात समझ में आ रही है? ओके, आइए आगे देखते हैं। और यहां तक मुद्दा क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पार्ट। अब हमने एक बाइंडिंग टारगेट रखा। हमारा बाइंडिंग टारगेट क्या था? ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट बाइंडिंग, गाइडिंग टारगेट है कि 2100 एडी तक एवरेज जो टेम्परेचर का राइज, इट शुड बी बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। टू बी प्रिसाइज 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। ये हमने सौगत ली थी सारे कंट्रीज ने मिलके। और ये टारगेट एग्जिस्टेंस पे कब आ जाएगा? ओके, ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग कब हो जाएगा? जबकि एटलीस्ट 55% ऑफ कंट्रीज, जो कि 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को एमिशन करते हैं, जब उनने उसको रेटिफाई कर दिया, तब ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। मतलब ये फोर्स में आ जाएगा, नॉट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ये टर्म यहाँ पे गलत गिवन है। बात समझ में आई? अब इस चीज को चेक करने के लिए जो भाई हमने बड़ी बड़ी आईएनडीसीज की बात की है, थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द आईएनडीसी, इन बड़ी बड़ी बातों के लिए, ठीक है, इन बड़ी बड़ी बातों के लिए UNFCCC क्या करेगा? हर 5 साल में मॉनिटर करेगा कि भाई आपने जो बड़ी बड़ी बातें की है, क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। तो आपके टारगेट्स और एक्चुअल प्रोग्रेस को आके UNFCCC मॉनिटर करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लोबल स्टॉकटेल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल स्टॉकटेल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी, आर्टिकल 6।
पेरिस एग्रीमेंट। व्हाट डिड आर्टिकल 6 सेड? प्री में भी सवाल आया था 25 के। आर्टिकल 6 ने ये बात की कि भाई ठीक है आप कार्बन ट्रेडिंग करो, कंटिन्यू रख रहे हैं, बट आर्टिकल 6 में ऐसी बात की गई थी, कार्बन ट्रेडिंग में क्या की जा रही थी, इसकी टोपी उसके सर, ओवरऑल एमिशन को कम करने की बात कहीं भी नहीं की जा रही थी। तो इसमें बोला गया कि भाई ठीक है इसके साथ हम ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम करने के लिए भी हम स्टेप्स लेंगे, टेक्नोलॉजी फाइनेंस वगैरह शेयर करेंगे। बात समझ में आई? ऑलराइट, 5 साल वाली ये बात मैंने बताई। 2 डिग्री। ओके, अब बोला गया कि एक फंड बनाया गया है, रिच कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड $100 बिलियन फ्रॉम फंड फ्रॉम 2020, और ये अमाउंट को अपडेट कर दिया जाएगा फॉर टू द डेवलपिंग नेशन, ताकि वो भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने अडेप्टेशन और मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी को जारी रख सके। बट डेवलप नेशन ने हार्डली $20 बिलियन भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि डेवलप नेशंस पैसा नहीं देना चाहती। ओके, ऑलराइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आया था COP26 ग्लासगो। कुछ नहीं हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट का जो INDC था इट वाज अपग्रेडेड। क्या अपग्रेड हुआ था? हमने ये बोला कि रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 500 गीगावाट। हमने क्या बोला कि भाई अभी तक क्या था 2022 तक 175 गीगावाट, बट अब 2030 तक हमने 500 गीगावाट की बात कर दी। हालांकि 2022 तक 175 गीगावाट अचीव हुआ नहीं था अपना। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करेंगे। अभी 50% किसके थ्रू होता है? फॉसिल फ्यूल्स, कोल से। 1 बिलियन कार्बन एमिशन करेंगे। ओके, कार्बन इंटेंसिटी को 45% नीचे लेके आ जाएंगे 2030 तक। कौन से? 2005 के लेवल, मतलब 30-35% के टारगेट को हमने 45% कर दिया। और इंडिया नेट जीरो अचीव कर लेगा बाय 2070। व्हाट इज नेट जीरो? कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उतना ही हम कैप्चर भी कर रहे हैं, उतना हम वापस एटमॉस्फेयर में जोड़ दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। ओके, अब देखो COP28। विल टॉक अबाउट COP28। ये लास्ट टू लास्ट ईयर होता है, तो फिर COP29 देखेंगे अपन। COP28 में देखो क्या बात की गई। फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबल स्टॉकटेल, ये 2024 में हुआ था। ओके, इट हैपेंड इन 2023। पेरिस एग्रीमेंट के ग्लोबल स्टॉकटेल को के रूल्स को फाइनलाइज किया गया कि हर 5 साल में UNFCCC कैसे मॉनिटर करेगी। ओके, अब ये बोला गया कि वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को ट्रिपल किया जाए। बट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कैसे, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। ओके, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जहां पे इंडिया बोल रहा है कि वर्ल्ड में हम नेट जीरो एमिशन फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर देंगे 2070 तक। वर्ल्ड ने बोला है कि हम 2050 तक करेंगे। बट ये इनिशिएटिव किसका है? यूके एंड कनाडा। ये बोलने के बाद ही वो लोग कोल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एट COP28 दिस टेक्स्ट कॉल फॉर डबलिंग फाइनेंस। ओके, फाइनेंस को डबल करने की बात की जा रही है। क्रिटिसिज्म है, पुराना पेरिस एग्रीमेंट का $100 बिलियन पूरा हुआ नहीं है, अपने फाइनेंस की कैसे बात कर सकते हैं? अब देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने बोला है कि न्यू कलेक्टिव 25 गोल्स बोला है कि $500 बिलियन का बनाएंगे, जहां पे डेवलप नेशन से डेवलपिंग नेशन को पैसा देंगे टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। फिर से बेतुकी की बात है, पुराने फंड्स पूरे हो नहीं रहे, मिटिगेशन के लिए पैसा दे नहीं रहा और नए फंड बने जा रहे हैं। ओके, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लज, इसमें क्या बोला गया? व्हाट वाज सेड है कि रिन्यूएबल एनर्जी को 11,000 गीगावाट ट्रिपल 11,000 गीगावाट लेके आएंगे 2030 तक, ट्रिपल करेंगे। बट कैसे? डेवलप नेशंस तो टेक्नोलॉजी फाइनेंस दे नहीं रही, कैसे करोगे? यूएनईपी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जस्ट चिल इनिशिएटिव, द ग्लोबल कूलिंग प्लेज फॉर COP28। ग्लोबल कूलिंग इनिशिएटिव, ग्लोबल वार्मिंग को उल्टा, कि जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हीट वेव से लोग मर रहे हैं, वहां पे इमीडिएट बेसिस पे कैसे रिलीफ मिल सकती है। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव ये यूनिसेफ का है। ओके, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनिसेफ। इसका मेन मोटिव क्या था कि यूथ को हमें ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। जैसे स्कूल में करिकुलम, MBA में कोर्स में आ जाना, हर जगह क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है ताकि अवेयरनेस स्प्रेड करना। ये इसका इनिशिएटिव है, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ओके,
अब एक नई बात क्या की गई, पहली बार ये बात की गई थी कि देखो नॉन ग्रीन हाउस गैस एमिशन एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी भी है। अब बोला गया कि एक ब्रुसेल्स में मतलब बेल्जियम में एक समिट हुआ था जहां पे कॉप में बोला गया कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी हमें क्या करना है, ट्रिपल करना है। देखो कैसी बात, एक तरफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जैसे ग्रुप बने हुए हैं जहां पे कुछ कंट्रीज ने ग्रुप बना के न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज को देना नहीं चाह रहा, दूसरी तरफ बोल रहे कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करना है। कैसे पॉसिबल है? जब तक आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, हाउ इज इट्स पॉसिबल? तो ये काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इनिशिएटिव है, इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इनिशिएटिव। अब इंडिया के मेजर एंगेजमेंट्स क्या थे? ओके हमने बोला है ग्रीन क्रेडिट्स फॉर प्लांटेशन। अब अगर कोई भी ऐसी चीज कर रहा है जिसके थ्रू ग्रीन एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है, एफॉरेस्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ये क्रेडिट्स एक तरीके का मॉनेटरी इंसेंटिव्स रहेगा जो कि इंसान बाद में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमा सकता है। ये एक तरीके के इनिशिएटिव्स है जो कि इंसेंटिवाइज करेगा ग्रीन हैबिट्स को। लीड आईटी इनिशिएटिव, लीडरशिप ग्रुप फॉर ट्रांजिशन इंडस्ट्री, ये इंडिया और स्वीडन ने मिलकर स्टार्ट किया है। इसका मोटिव क्या है कि जो भी कॉर्पोरेट एरियाज है, जैसे बैंगलोर में टीसीएस बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इनको बोला गया कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाओ, जैसे कि रूफ टॉप में व्हाइट वॉशिंग करो कि सनरेज रिफ्लेक्ट हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, अपने एरियाज में ग्रीन प्लांटेशन करो, मियावाकी टेक्निक लेके आओ। मियावाकी टेक्निक जापानीज टेक्निक है जो कि आप छत में प्लांट ग्रो करते हो ताकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो। ये 2022 फिल्म्स में भी पूछा जा चुका है मियावाकी टेक्निक। ओके फिर बोला गया ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जैसे हमारा पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे, हमारा नमामि गंगे मिशन है। नमामि गंगे मिशन ने किस तरीके से बायो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन, इसके बारे में डिटेल में आगे अपन देखेंगे पॉल्यूशन में, किस तरीके से हमने क्या किया था, अपने पूरे एनवायरमेंट एंड रिवर सिस्टम को क्लीन किया था। ओके गंगा रिवर को हमने साफ किया, इको टास्क फोर्स। तो ऐसे हम वर्ल्ड के 95 प्लस कंट्रीज को इनवाइट किया कि आप हमारी लीडरशिप में आओ, मिनिस्ट्री ऑफ जल एंड शक्ति के लीडरशिप में आओ। जैसे हमने गंगा नदी को क्लीन किया है नमामि गंगे मिशन से, जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, हम आपको भी आपके रिवर क्लीन करके दिखाएंगे हमारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो ये आपको इंडिया के एंगेजमेंट याद रखने हैं, ठीक है। ये एक आप बात देख सकते हो कि इन सारे में इंडिया ने क्या क्या चीज साइन नहीं किया। यू कैन जस्ट ग्लांस थ्रू द पीडीएफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कॉप 28 में कंसर्न क्या है सबसे बड़ा, बहुत सारी कंट्रीज कोल रिसोर्सेज को फेज डाउन नहीं करना चाह रही क्योंकि लोगों ने अरबों रुपए लगा के रखे हैं। बहुत सारी कंट्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट में अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। आप देखो ना, एक तरफ बातें चल रही है कि भाई नए नए फंड बने जा रहे हो, पुराने फंड का ही पैसा पूरा नहीं हो रहा, डेवलप नेशंस देना ही नहीं चाह रहा पैसा। अडेप्टेशन को कैसे अचीव करना है, ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे ट्रिपल करना है, बोल तो दिया बट कैसे? डेवलप नेशंस टेक्नोलॉजी फाइनेंस देने को तैयार ही नहीं है। ओके स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं दिए जा रहे। ओके तो फॉसिल फ्यूल्स को किस टाइम तक फेज आउट करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी बात नहीं की जा रही है। तो ये सबसे बड़े क्रिटिसिज्म है ओके कॉप और 28 के। अब हम बात करेंगे कॉप 29 जो लेटेस्ट कॉप था। ओके जस्ट थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके चलना है। मेन आपका कॉप 28 इसमें कुछ मेजर आउटकम्स आए एक्चुअली थे नहीं। न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कॉप 29 कहां पे हुआ था, आप मुझे बताओगे, ठीक है। अ मेजर ब्रेक थ्रू कॉप 29 वाज न्यू कलेक्टिव फाइनेंस गोल। सेम चीज बोली, इट एम्स टू ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। नया फाइनेंस बन गया $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। पेरिस एग्रीमेंट फुल नहीं हुआ, नई चीज आओगे तो क्या मतलब है, पहले पुरानी चीज तो फुलफिल करो। कार्बन मार्केट एग्रीमेंट, ओके अब ये कार्बन ट्रेडिंग को और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया, कार्बन ट्रेडिंग को इंक्लूडिंग कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग, और सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट अंडर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर ट्रेडिंग होगी। अलाउज बायोलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। ओके अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम से सिर्फ कार्बन ट्रेडिंग नहीं, ये भी कोशिश की जाएगी कि ओवरऑल कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सके, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में आपके इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं था। डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन, मीथेन कहां कहां से निकलते हैं हमने गैसेस में देखे। ओके आपके पैडी फील्ड से,
लाइफ स्टॉक से, ओके, बायोगैस से, ऑलराइट, लैंडफिल्स जो रहते हैं कचड़े के, वो वहां से निकलती है मीथेन। इसके ये कार्बन डाइऑक्साइड से स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस होती है। 30 countries including US, Germany endorsed the CO COP declaration on reducing methane from organic waste. इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया बोलती है कि भाई जहां पे डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशन साथ में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आज जो क्लाइमेट की हालत है वो डेवलप नेशंस के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो जिम्मेदारी हमारी बराबर नहीं होगी। हाँ हमारी होगी बट आपकी ज्यादा होगी, तो बराबर लेवल पे इंडिया नहीं आना चाहता था। याद रखना, पूछ सकता है, इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटी, पहली बार क्लाइमेट चेंज में जो लोकल लोग पे, जो ट्राइबल लोग हैं, गरीबों पे सबसे बुरा इंपैक्ट होता है, उनके बारे में बात की गई है। जैसे छोटे छोटे आइलैंड, मालदीव्स, इन सब के जो डूब रहे हैं, वहां के लोकल लोग को कैसे बचाना है उसके बारे में बात की गई है। पहली बार जेंडर स्पेसिफिक एक्शन प्लान की बात की गई है, जहां पे बात ये की गई है कि वुमेन वुमेन सेंट्रिक क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, बाकू हारमोनिया बाकू में हुआ था, चलो मैंने बता ही दिया, अजरबैजान बाकू। अब बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट फार्मिंग कम्युनिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सके, इसके ऊपर स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, इंडिया का स्टैंड, इंडिया ने मीथेन प्लेज को एक तरीके से अपोज किया है। इंडिया alongside with other global south countries and advocating for a least 1.3 ट्रिलियन डॉलर, हम बोल रहे हैं कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर आप हमें पैसा दो ताकि हम भी टेक्नोलॉजी और ये सब डेवलप कर सके क्लाइमेट चेंज की लड़ाई के लिए। ओके, सेम आर्टिकल 9 पैसे की बात कर रही है। देखो कुल मिला के डेडलॉक ये हो रहा है कि ये लोग पैसा देना नहीं चाह रहे, और इनसे बिना पैसा अगर नहीं लेंगे टेक्नोलॉजी, तो हम डेवलप नेशंस कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, however the final deal shifted to responsibility of all actors of developing, including developing countries, instead of holding developed nations accountable for the historical emissions। बात समझ लो, डेवलपिंग नेशन क्या बोलता है कि आज जो क्लाइमेट की हालत है वो डेवलप नेशंस ने जो अंधाधुन एक्सप्लॉयटेशन किया है, ओके, जो रैम्पेंट अंधाधुन एक्सप्लॉयटेशन किया उसके कारण हो रहा है। ओके, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट। बात समझ में आ रही है? अब इसके कारण जब ये चीज हो रही है, बात समझना मेरी, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेवलप, बट डेवलप नेशंस मान ही नहीं रहते, तो डेवलपिंग नेशन ने बोला ठीक है भाई आपके हिसाब से कर लेते हैं। अब सॉलिड इंडिया बैक द कंसर्न्स ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड्स, जो अफ्रीका की गरीब कंट्रीज हैं। बेचारे हम, चलो इंडियंस तो हम तो फिर भी काफी एडवांस है, बेसिक हमारे पास एसी, ये सब सेंट्रल कूलिंग सिस्टम, ये सब एम्यूनिटीज हैं कि क्लाइमेट चेंज का अगेंस्ट है। उन कंट्रीज के सोचो, युगांडा, बुरुंदी, जो सी लेवल से डूब जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, जिसपे सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो जंगल में रहते, जंगल के जलने से वो खुद जल जा रहे हैं, उनके बारे में बात की गई थी। ओके, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये UNFCCC। अब एक और इनिशिएटिव जिसके बारे में हम बात करेंगे, रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। मेन मोटिव क्या है कि जंगल बचाओ। अगर फॉरेस्ट बचाओगे, फॉरेस्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए रेड प्लस इनिशिएटिव, इनिशियली यूएन रेड इनिशिएटिव UNDP लेके आए थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको अपग्रेड किया था रेड प्लस में बाय द मेंबर्स ऑफ UNFCCC। रेड प्लस क्या बोलता है कि किसी भी एरिया में फॉरेस्ट ग्रोथ करवाओ। फॉरेस्ट ग्रोथ कैसे करवाना? हमें लोकल कम्युनिटी की मदद से। तो इससे क्या होगा? लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये लोग गरीबी से भी बाहर आएंगे, दे विल कम आउट ऑफ द पॉवर्टी। अब अगर ये लोग पॉवर्टी से बाहर आएंगे तो इस एरिया का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और कंजर्वेशन भी होगा फॉरेस्ट का। बात समझ में आई? वर्ल्ड बैंक पैसा लगाता है। सिमिलरली बॉर्न चैलेंज है, बॉर्न चैलेंज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड जर्मनी ने किया है, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करने के लिए। डेटाज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। UNEP इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, UNEP के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं UNEP के रट मानना कोई जरूरत नहीं। UNEP जैसे कि अर्थ आवर क्लीन अप, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये सारी चीजें इनको याद करने की, इनके अंदर के आपको याद करने की जरूरत नहीं। जस्ट एग्जाम के पहले टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं हट रहा हूं, एंड एग्जाम के पहले याद कर लेना, एक सवाल फंस जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2-3 साल में एक सवाल आ जाता है इन रिपोर्ट से, WMO। ओके,
अब रियो अर्थ समिट में हमारे कॉप्स तो हो गए, कुछ चीजें और निकली थी जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट फंड बना था 1992 रियो अर्थ समिट में। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी काम करता है। ये वर्ल्ड में जहां पे भी एनवायरनमेंट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे ये फंडिंग और साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस देता है। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ फंक्शंस हैं। इनका एक फंक्शन है स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम। ये लोकल कम्युनिटीज जो इंडिजिनियस जो गरीब पॉपुलेशन उनको सपोर्ट देता है, पैसा देता है थ्रू टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम। ओके, प्राइवेट सेक्टर इंडिजिनियस पीपल एनजीओस के साथ एंगेज करता है ताकि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ सके। जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करता है। ओके, ये इसके कुछ कुछ फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, लीस्ट डेवलप फंड, एडेप्टेशन फंड, नगोया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन फंड। बस आपको इसके अंदर क्या है, नो नीड, इसको बस ध्यान रख लेना कि ये फंड है। इंडिया में प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है इसका ग्रीन एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के थ्रू जो एमिशंस होता है जैसे राइस कल्टीवेशन से मीथेन निकलता है, कैसे टेक्नोलॉजी ला सके कि एमिशन को कम कर सके। सिक्योर हिमालयाज, हिमालय के स्पीशीज और हिमालय के इकोसिस्टम को बचाने के लिए फंडिंग दे रहा है यूएनडीपी के साथ मिलके। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांस टेक्नोलॉजी पैकेज फॉर रूरल लाइवलीहुड, गांव वाले एरियाज में कैसे करके रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप, सोलर एनर्जी और या फिर कोई सा भी बायोगैस ये सब कैसे ला सके, उसके लिए फंडिंग दे रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं एमपी, उड़ीसा एंड असम में। ठीक है, ओके, लेट्स सॉल्व सम ऑफ द पीवाईक्यूज। रियो +20 न्यूज में क्यों था? पॉज, आई विल गिव यू द आंसर। 2015 का पीवाईक्यू ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डब्ल्यूटीओ से लेना देना नहीं, आईपीसीसी अलग है। ओके, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी बात नहीं की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकले थे, याद करना। ओके, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अपने अंतिम प्रहार में टेक्नोलॉजी ट्रिक्स के थ्रू करवाऊंगा। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रिक्स के थ्रू करवाऊंगा, ये एकदम सही टाइम नहीं है इस क्वेश्चन को कराने का। ओके, बीओडी इट्स रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ओके, आईएनडीसी कब न्यूज पे था? आईएनडीसी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, 175 गीगावाट वाला किस चीज के लिए था? प्लान ऑफ द एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज, ओके, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सिंपल सवाल है यार, सीधे सीधे लड्डू प्रश्न है। ओके, यूएन रेड प्लस से क्या मोटिव है? अब आप सोचो, बायोडाइवर्सिटी बच रहा है, फॉरेस्ट बच रहा है और लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, तो पॉवर्टी भी कम हो रहा है। ऑल ऑफ द अबव। ओके, एजेंडा 20 सारे पीवाईक्यूज है। एजेंडा 21 क्यों न्यूज में था? इट इज ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एजेंडा 21 ये 2002 में नहीं, 1992 में ओरिजिनेट हुआ था, रियो अर्थ समिट। ओनली वन इज द आंसर, इकलौता वन आंसर है इसका। ठीक है, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम। नहीं, इट वाज प्रपोज्ड इन 2012 रियो अर्थ समिट। पहला वाला गलत है। हाँ, 2030 तक अचीव करना है, 17 गोल्स है। अगेन अ पीवाईक्यू, सिंपल पीवाईक्यूज है यार। अच्छा, दीज आर द कार्बन, ये तो दूसरे टॉपिक्स के। सो ये हमने एक बार में जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस रेलेवेंट न्यूज पे हैं और आ चुके हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री से हमने देखा और इससे रिलेटेड हमने सारे पीवाईक्यूज भी किए। आई होप द सेशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।